हेलो बच्चों, कैसे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। और जितने भी फिजिक्स सब्जेक्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें पेपर आता है तो उसमें एक टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है स्केलर और वेक्टर का। ये ऐसा टॉपिक है बच्चों कि हर फिजिक्स के टॉपिक में इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज है। तो आज हम वो वेक्टर में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय पैरेललोग्राम मेथड्स, यानी एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय पैरेललोग्राम मेथड। बच्चों, एडिशन ऑफ टू वेक्टर ज्योमेट्रिकली या तो ट्राइंगल मेथड से लेते हैं या पैरेललोग्राम मेथड से। पैरेललोग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है और इससे हम स्केलर और वेक्टर दोनों में अंतर भी कहते हैं कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट एडेड बाय पैरेललोग्राम मेथड आर स्केलर विच कैन नॉट एडेड बाय पैरेललोग्राम मेथड, दीज आर स्केलर क्वांटिटी। और जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करते हैं बच्चों, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम मेथड्स। इससे हम टू वेक्टर्स ऐड करते हैं। जैसे कि बच्चों बताया गया है कि टू वेक्टर के बीच में प्लस लग जाना, यानी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, ये बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जैसा कि पिछले जस्ट वीडियो में हमने बताया था कि सी वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी आर कंपोनेंट्स वेक्टर ऑफ सी वेक्टर। तो बच्चों, पैरेललोग्राम एक बनाकर हम वेक्टर ए वेक्टर बी का रिजल्टेंट यानी सी वेक्टर निकालेंगे। तो जिन वेक्टर को ऐड करना, जिनका रिजल्टेंट हमें निकालना है बच्चों, उनको साइड लेते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। जैसे हमें ए वेक्टर बी वेक्टर को लेकर एक पैरेललोग्राम तैयार करेंगे। जैसे ए वेक्टर ये है बच्चों, ये बी वेक्टर है, तो ऐसा एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, पैरेललोग्राम जो ये डायगोनल होगा बच्चों, ये दैट इज डायगोनल, ये सी वेक्टर होता है। यानी सी वेक्टर क्या है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। और बच्चों, दो वेक्टर को ऐड करना मतलब प्लस में लिखना, मतलब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। तो ये सी क्या है, सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों। यदि हम मान लें सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है और बी के साथ बीटा एंगल बनाता है, और अल्फा प्लस बीटा हम थीटा ले लें, तो थीटा क्या है, वेक्टर ए, थीटा है एंगल, किसके बीच का एंगल है बच्चों, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और हम अल्फा को क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर सी का एंगल ए कंपोनेंट्स के साथ। बीटा क्या है, ए और बी के रिजल्टेंट सी वेक्टर का एंगल यानी बी कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ बच्चों जो सी वेक्टर है यानी मॉड वेक्टर ए प्लस बी, यानी ए और बी के रिजल्टेंट का मॉड बच्चों किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यानी यही वेक्टर अलजेब्रा है बच्चों। जैसे कहते हैं दो वेक्टर हैं, उनका एक मैग्नीट्यूड है, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी है, लेकिन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो सी वेक्टर है या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, आल्सो डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स, जिसे को कहते हैं बच्चों वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा ये बच्चों कहती है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट केवल दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, आल्सो डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन
वेक्टर ए वेक्टर बी जिसका रिजल्टेंट हम ले रहे हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह जैसे यानी यदि दो वेक्टर हैं और वही मैग्नीट्यूड है और अलग अलग एंगल पर दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट अलग अलग होगा। क्लियर है? जैसे हम लें केस फर्स्ट, जैसे कहें व्हेन थीटा जीरो ठीक है, यानी यदि ए वेक्टर बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, मान लो जैसे इसी में आ जाते हैं देयर आर टू फोर्सेस, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर बच्चों हम टू फोर्स लगा रहे हैं और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हैं, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? क्योंकि एक वेक्टर का हम जनरल यानी वेक्टर सम यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फार्मूला हम ये लिख देते हैं, और जितने भी फिजिक्स में बच्चों वेक्टर हैं सभी टू वेक्टर का रिजल्टेंट का मॉड हम इस फार्मूले से निकालेंगे। क्लियर है? तो यहाँ जैसे थीटा जीरो है यानी दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है या दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बच्चों क्या हो जाएगा? ये वही चीज है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, और ये बच्चों होता है मैक्सिमम। यानी जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है बच्चों, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है मैक्सिमम होता है। और किसके इक्वल होता है? दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है बच्चों कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और यदि उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड का सम है, इसका मतलब है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं बच्चों कि जैसे 3 न्यूटन 4 न्यूटन का रिजल्टेंट यदि 7 न्यूटन है, तो यानी दोनों फोर्स के बीच के एंगल क्या है? तो जब बच्चों दो वेक्टर का रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड का सम है, तो यानी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर हुआ? और ये भी होता है कि किन्हीं दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? दोनों के मैग्नीट्यूड का सम होता है। यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट यानी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से सम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप में। जब आप देखते हैं कि 3 न्यूटन 4 न्यूटन का रिजल्टेंट क्या 8 न्यूटन हो सकता है? नहीं, क्योंकि इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट बच्चों 7 न्यूटन हो सकता है। यानी 3 न्यूटन 4 न्यूटन कभी भी 7 न्यूटन से एबव यानी 7 न्यूटन से ज़्यादा रिजल्टेंट नहीं दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर है? अब जैसे बच्चों केस टू व्हेन थीटा 180 डिग्री, 180 मीन्स वेक्टर ए वेक्टर बी। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 है, तो उनका रिजल्टेंट हमें इसी फार्मूले से निकालना है। और जब थीटा 180 होगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट का मॉड बच्चों दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा और ये मिनिमम होगा। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है? व्हाट इज कंडीशन फॉर मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर? जब बच्चों वेक्टर दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होता है और मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है? और दूसरी सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट बच्चों, यदि टू फोर्सेज हैं या टू वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट ऑलवेज अलोंग
लार्जर वेक्टर होता है। और बच्चों लार्जर वेक्टर क्या है? वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लार्जर है और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, स्मॉलर है, वो स्मॉलर वेक्टर होता है। तो जब बच्चों दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा लार्जर जो बड़ा वेक्टर है उसकी तरफ होता है। ठीक है, तो ये मिनिमम है बच्चों, ये इससे कम नहीं हो सकता। जैसे हम कहें 4 न्यूटन 3 न्यूटन, कितना मिनिमम रिजल्टेंट दे सकते हैं? 1 न्यूटन। कभी 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का रिजल्टेंट बच्चों 1 न्यूटन से बिलो यानी 0.5 न्यूटन नहीं हो सकता, क्योंकि दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड दिया है तो उनके रिजल्टेंट की एक रेंज है। अपर मोस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और मिनिमम वैल्यू डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लोएस्ट वैल्यू है जिससे नीचे रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं हो सकती बच्चों, और सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के अबव नहीं हो सकती। ये रेंज है। और कभी कभी इसी बेसिस पर बच्चों क्वेश्चन आते हैं, कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम कहें इफ़ 10 न्यूटन फोर्स है, 5 न्यूटन फोर्स है और किसी बॉडी पर दोनों फोर्स लगाए गए हैं बच्चों और उनका रिजल्टेंट 5 न्यूटन है, तो यानी दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है बच्चों? तो जहाँ भी रिजल्टेंट दोनों फोर्स के या दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है बच्चों, इसका मतलब है दिए गए वेक्टर के बीच का एंगल 180 है या एक दूसरे के अपोजिट है। ज़रा सोचो, यदि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो दोनों का रिजल्टेंट विल बी 0। यानी यदि यहीं पर हो जाए बच्चों इफ़ मॉड ए इक्वल मॉड बी, यानी दोनों मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों और एक दूसरे के अपोजिट है, तो उनका रिजल्टेंट यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो यही एक कंडीशन बनती है। व्हाट इज कंडीशन फॉर गिविंग 0 रिजल्टेंट फॉर 2 वेक्टर? किस कंडीशन पर बच्चों 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होता है? तो बोथ वेक्टर मस्ट बी, फर्स्ट कंडीशन मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर, एंड सेकंड कंडीशन बोथ वेक्टर मस्ट हैव equal magnitude. Whenever 2 vector equal in magnitude and opposite in direction to each other, then their resultant will be 0. ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? तो ये कभी कभी ऐसा आता है, जैसे एक ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे 7 न्यूटन फोर्स है और 5 न्यूटन फोर्स है, इनका रिजल्टेंट which of the following resultant 7 न्यूटन 6 न्यूटन फोर्स पॉसिबल? कौन से रिजल्टेंट पॉसिबल है? तो याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकालना है, एक मिनिमम 7 और 5 की मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? 7 - 5 यानी 2 न्यूटन, और मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? 7 + 5 12 न्यूटन, यानी मिनिमम 2 12 अपर वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 2 है, बाकी बीच में हो सकता है। और जैसे कह दे जस्ट आंसर ऑप्शन होंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपको यही देखना है मिनिमम रिजल्टेंट का मिनिमम यानी दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, और मैक्सिमम दोनों मैग्नीट्यूड का सम, और बीच में पॉसिबल है, और बाकी मिनिमम से नीचे नहीं हो सकता, मैक्सिमम से ऊपर नहीं हो सकता। तो ऐसे कहीं ऐसा करेगा 7 न्यूटन 5 न्यूटन, तो कहीं कह देगा जैसे 30 न्यूटन, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इसका रिजल्टेंट बच्चों क्या हो सकता है? 12 न्यूटन, 12 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता। और यदि कहता है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मिनिमम रिजल्टेंट कितना है? 7 - 5 यानी दैट इज 2 न्यूटन। दैट इज क्लियर? तो इस तरह से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम है आप देखते होंगे वेक्टर, आप चाहे सेकंड पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट हो, चाहे मैकेनिक्स में 2 फोर्स का रिजल्टेंट हो, चाहे 2 लीनियर मोमेंटम का रिजल्टेंट हो, ये आपको
पैरेललोग्राम मेथड का यूज करना पड़ता है। अब हमने 2 केस लिए, अब एक केस और लेते हैं, थर्ड केस में बच्चों, व्हेन 2 वेक्टर आर एट राइट एंगल मीन्स दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 90 है, यानी बोथ वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका साइन ये होता है बच्चों, ये यानी ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यू नो थीटा जब पुट करेंगे थीटा की जगह 90 तो cos 90 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ आपका जो रिजल्टेंट होगा, देन ये रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या इसको सी वेक्टर का मॉड भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसका मॉड दैट विल बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। बच्चों एक ही चीज़ है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लो, क्योंकि हमने एक दिन बताया था कि बच्चों एक वेक्टर होता है जब अल्फ़ाबेट लेटर्स के ऊपर एरो लगा हुआ है वो वेक्टर है, और जैसे एरो लगा हुआ लेटर है उसको 2 लाइन से बंद कर दें तो दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर, और मॉड ऑफ वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों 2 तरह से लिखते हैं, या तो एरो हटा दें तो मैग्नीट्यूड है, या एरो है तो उसको मॉड में लिखते हैं। तो जैसे 2 वेक्टर यदि 90 डिग्री पर हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो उनका रिजल्टेंट का मॉड यानी मॉड सी या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, क्योंकि सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही है, चाहे सी वेक्टर अकेले लिखो चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो, बात तो वही है। ठीक है बच्चों, तो यानी जब थीटा 90 है तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का स्क्वायरिंग का सम करोगे, फिर रूट स्क्वायर निकालोगे, तो ये इसके इक्वल होते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन होता है कि इफ मॉड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू रूट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर, सो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। यदि हम कहें there are 2 forces 3 Newton and 4 Newton and their resultant is 5 Newton, so that means 3 Newton 4 Newton के बीच का एंगल 90 है, क्योंकि यदि आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको भी ध्यान देना है। जैसे कभी आपके एग्जाम में आता है कि 2 फोर्सेज हैं F1 3 न्यूटन एक्ट along x axis, सेकेंड फोर्स F2 4 न्यूटन एक्ट along y एक्सिस, देयर रिजल्टेंट कितना है, तो बच्चों दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह ये ध्यान देना है। तो ये केस थर्ड केस था। अब देखो बच्चों फोर्थ केस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत ध्यान देना है। फिर हम बता दें हियर बच्चों थीटा क्या है, सिंपल 2 वेक्टर को हमने ऐड किया है, और 2 वेक्टर ऐड करने का मतलब है दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? तो कहीं ना कहीं 2 वेक्टर होंगे, उनका एरो होगा, और एरो के बीच का एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर थीटा लिया गया है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आई है? तो इसी तरह बच्चों जैसे केस 4 हो सकता है, केस 4 में यह है कि व्हेन सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड मॉड ए इक्वल मॉड बी। बच्चों जैसे हम कहें कि 2 वेक्टर का, ऐसे वेक्टर का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है जो इक्वल मैग्नीट्यूड के, कैसे हैं,
इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो ऐसे वेक्टर का एक शॉर्ट फार्मूला हो जाता है। क्योंकि बच्चों यू आर गोइंग टू अपीयर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, जहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक शॉर्ट फार्मूला बना सकते हैं, बिकॉज मॉड ए इक्वल मॉड बी। बट जरूरी नहीं है बच्चों कि दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। जब क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा, आप दोनों का रिजल्टेंट का मॉड निकालोगे तो आप b की जगह a रख सकते हो, क्योंकि मॉड a बराबर मॉड b का मतलब जहाँ b है वहाँ a रख दो, या जहाँ a है वहाँ b रख दो। देखिए बच्चों, यहाँ दोनों वेक्टर हम बराबर नहीं कह सकते, बोथ वेक्टर आर नॉट इक्वल, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन दोनों की हो सकता है डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, देन क्या होगा, देखो यहाँ पर ये फार्मूला है, ये यूजिंग फार्मूला है जो अंडरलाइन कर दे रहे हैं बच्चों। तो यहाँ b की जगह a रख दोगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये हम शॉर्ट कर दें, ये बच्चों ये इक्वल हो जाएगा cos थीटा बाई 2। ठीक है, इसको कैसे आया आप समझ लेना है कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसी को हमने रखा और पूरे होल का रूट स्क्वायर कर दिया, तो दैट विल कम वैल्यू 2 इंटू मॉड ए। अब बच्चों चाहे मॉड ए लिखो चाहे मॉड बी, दिस इज नॉट मैटर, और इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 होता है बच्चों, थीटा है वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज़ और है, हमने आपको कहा कि एक वेक्टर है होता है और बाकायदे एक वेक्टर की लाइन होती है, लाइन में एरो लगा होता है, तो वेक्टर का कंप्लीटली क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकली होता है। तो हमने जैसे ए वेक्टर बनाया और एक बी वेक्टर, ये क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। और बच्चों मैग्नीट्यूड सेम का मतलब है कि दोनों की जो लाइन होगी वो इक्वल लेंथ की होगी, क्योंकि हमने क्या कहा था, एक वेक्टर की लाइन होती है और लाइन की जो लेंथ होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और जो एरो होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन होती है। देखिए यहाँ ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप। बच्चों ए कैप मीन्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बी कैप मीन्स डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप, इसका मतलब है बच्चों कि ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के बराबर नहीं है, सेम नहीं है, बट दोनों की लाइन बराबर लेंथ की है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या होता है, जो इनका रिजल्टेंट का मॉड होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू किसी एक का मॉड ले लेना है और इंटू कॉस थीटा बाई 2। आखिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम इससे निकाल लेंगे, बट यू नो एक वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करना है तो यू नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, ऑलवेज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इज along bisector line between कंपोनेंट वेक्टर। जो कंपोनेंट वेक्टर है जिनका रिजल्टेंट है उनके बीचों बीच जो बाइसेक्टर लाइन होती है उसी के अलोंग उनका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यानी ये जो होगा बच्चों ये सी वेक्टर होगा, और ये बाइसेक्टर का मतलब अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2 और बीटा की वैल्यू भी थीटा बाई 2 होगी। ठीक है बच्चों, यानी अल्फा और बीटा विल बी सेम और इक्वल टू थीटा बाई 2। समझ में आ गया? ये क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूज होना है, मैग्नेटिज्म में भी यूज होना है, आपके सारे जहाँ
ऐसे दो वेक्टर हैं जिनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, जो बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनके रिजल्टेंट का मॉड हम इस शॉर्ट फार्मूले से, और जो उनका डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट, वो दोनों वेक्टर के बीचों बीच, यानी जो बाइसेक्टर लाइन होती है उसके अलोंग होता है। ठीक है बच्चों, ये निकाल लेंगे। अब इसी में जैसे ऐसा होगा, इफ जब तक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच है, अलोंग बाइसेक्टर है। मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यदि हम कहें कि मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी, कभी कभी इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, यानी ए वेक्टर इज लार्जर, बी वेक्टर इज स्मॉलर। तो बच्चों देखो, इसको समझना है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी तरफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, झुकाव ज़्यादा होगा, यानी उसी की तरफ थोड़ा खिसक जाएगा, तो उससे एंगल कम हो जाएगा। तो बच्चों यदि मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी होता है, तो देन अल्फा लेस देन बीटा। ठीक है, यानी रिजल्टेंट जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो बीचों बीच है, बाइसेक्टर है, और यदि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो जो लार्जर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसकी तरफ रहता है, तो उसके साथ एंगल कम हो जाएगा। तो ये और इफ़ मॉड ए लेस देन मॉड बी, देन बच्चों हो जाएगा बीटा लेस देन अल्फा। ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कैसे हम अप्लाई करना है क्वेश्चन में। कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसके, जो बेसिस किस पर है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय व्हिच लॉ, पैरेललोग्राम मेथड, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ लिए जाते हैं जो कॉमन क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम कहें पहला क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी मॉड ए मॉड बी, देन व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आने वाले एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों यहाँ पकड़ेंगे, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और जो उनका रिजल्टेंट होता है, हमने आपसे कहा दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ गिवन वेक्टर, यानी ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर जिनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं के बराबर है, तो आखिर उन वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो, क्योंकि आप इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने ये कहा सम ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर होता है दिए गए वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यानी यदि मॉड ए बराबर मॉड बी है तो उनके सम का मॉड, अभी यहाँ लिखे थे, वो इक्वल होता है टू मॉड और कॉस थीटा बाई टू। ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट जो उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी इसकी वैल्यू भी बच्चों मॉड ए है, तो इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय मॉड ए, क्योंकि मॉड ए यहाँ लिखो चाहे मॉड बी लिखो, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ दैट इज मॉड ए टू मॉड ए कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें मेन पर्पज क्या है बच्चों, थीटा की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना, थीटा की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई टू दैट इज 1/2। थीटा बाई टू की वैल्यू क्या हो कि कॉस की वैल्यू 1/2 हो, 60 डिग्री,
तो थीटा बाई 2 विल बी 60 डिग्री, तो थीटा विल बी 120 डिग्री, और रेडियन में बच्चों होता है 2 पाई बाई 3 रेडियन। यानी बच्चों याद रहे, जब दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। इस चीज़ को समझना है। जैसे हम कहें देयर आर टू फोर्स, ईच मैग्नीट्यूड एफ एफ है और उनका रिजल्टेंट भी एफ है, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। ऐसे ये कंसेप्ट, इस बेस पर भी आपका एक कंसेप्ट बनता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ में आ गया? ये क्लियर है? अब देखो, जैसे हम कहते हैं, हम ये कहें कि जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर। बच्चों, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is also a unit vector, what is angle between two unit vector बच्चों, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, इफ देखिए प्लस बी कैप इज सी यूनिट। यदि आपसे कोई कहता है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर, तो बात वही है। यहां देखो, क्योंकि 1 है भाई, ए कैप का भी मॉड 1 है, बी कैप का भी मॉड सम 1 है, और उनका सम जो सम करने के बाद दोनों का रिजल्टेंट का भी मॉड 1 है। इसका मतलब है एंगल क्या होगा? 120 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया? हमने क्या बताया? यदि दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट भी कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। दैट्स ऑल। समझ रहे हैं? तो यहाँ थीटा क्या होगा? 120 डिग्री। ऐसे कोई चीज़ है लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? तो इस तरह से आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का कंसेप्ट समझना है। जैसे एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है बच्चों, कह देगा इनका रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कहें क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर of displacement, which of the following pair of displacement can not give 2 meter resultant। बच्चों, हम इसको बता दे रहे हैं कि which of the following pair of displacement cannot give 2 मीटर रिजल्टेंट, कैन नॉट गिव 2 मीटर। यानी एक पेयर दिया रहेगा, यानी दो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के दो डिस्प्लेसमेंट है, तो दो का मैग्नीट्यूड दिया है और कह रहा है इनका रिजल्टेंट कौन सा नहीं हो सकता। जैसे पहला ऑप्शन 1 मीटर 1 मीटर, बी ऑप्शन 2 मीटर 2 मीटर, सी ऑप्शन 1 मीटर 3 मीटर एंड डी ऑप्शन 1 मीटर 4 मीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसका रिजल्टेंट बच्चों 2 मीटर नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ ध्यान देना है कि
3 ऐसे जोड़े हैं जिनका रिजल्टेंट 2 मीटर हो सकता है, एक ऐसा है आउट ऑफ 4 में जिसका रिजल्टेंट 2 मीटर नहीं हो सकता। जैसे पहला, लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑप्शन, 1 मीटर कैन गिव 2 मीटर। समझ रहे हैं? क्योंकि हमने क्या कहा, आपको क्या देखना है, मैक्सिमम रिजल्टेंट वैल्यू सम ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 1 + 1 2 मीटर हो जाएगा। दोनों डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो बच्चों उनका रिजल्टेंट 2 मीटर होगा। 2 मीटर अभी अभी जस्ट इसके पहले पढ़ाए। 2 मीटर को 120 डिग्री पर लगा दो तो उनका रिजल्टेंट 2 मीटर हो जाएगा। मिल गया। 1 मीटर 3 मीटर, आपको मालूम है 1 मीटर 3 मीटर का मिनिमम रिजल्टेंट 2 मीटर होगा। हमने कहा था दो वेक्टर का मिनिमम रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है, तो 3 - 1 दैट विल बी 2 मीटर। देखिए डी ऑप्शन यही बचता है, यही ऐसा पेयर है जिसका रिजल्टेंट 2 मीटर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 1 मीटर 4 मीटर का रिजल्टेंट मिनिमम वैल्यू 4 - 1 दैट इज 3 मीटर होगा और 3 मीटर से बिलो नहीं हो सकता। हमने क्या बताया था, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का एक मिनिमम जिससे नीचे रिजल्टेंट आपको नहीं मिल सकता, वो है डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 4 - 1 डिफरेंस क्या है मैग्नीट्यूड का, 3 मीटर। 3 मीटर के नीचे रिजल्टेंट आप यू कैन नॉट गेट बिलो 3 मीटर ऑफ दिस पेयर। तो इसका मतलब 2 मीटर इनसे यू कैन नॉट ऑब्टेन 2 मीटर रिजल्टेंट। पेयर 1 मीटर 4 मीटर का रिजल्टेंट कभी 2 मीटर नहीं हो सकता, इसलिए बच्चों यही ऑप्शन है। बात समझ में आ गई कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कैसे आप क्वेश्चंस निकालोगे, कैसे सॉल्व करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।